close till I get up. Time is barely on our side. हाँ तो बेटा आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 3 ला रहे हैं और इसमें आपको हम सिखाएंगे कि चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है। तो इससे पहले कि हम आपको ये सारी बातें सिखाएं कि क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे कुछ टर्म इसके साथ में जुड़े हुए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो इसमें टर्म यूज़ होंगे, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ होगा, ऑस्मोसिस यूज़ होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ होगा, और आपका यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम जिसे बोलते हैं, जो घरों में वाटर के लिए यूज़ होता है, आरओ होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ होगा। उसके बाद आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करी जाएगी। तो इन सभी में एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। वो कौन सी मेम्ब्रेन है, इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये होती है कि अगर हम उसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों एक साथ पास करें तो सल्यूट को पास होने नहीं देता है। किसको पास होने देगा? सॉल्वेंट को रास्ता देगा जाने के लिए, सल्यूट को रास्ता नहीं देता है। तो ये तो बात हो गई कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है। अब दूसरी बात ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप क्या हैं, कौन कौन। जनरली जो सेलोफेन शीट होती हैं, एनिमल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सब आपकी क्या हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती हैं, जो अपने से सॉल्वेंट को तो पास होने देती हैं, सल्यूट को पास होने नहीं देती हैं। जो कॉपर फेरोसाइनाइड जो होती है, इसको हम आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बनाया जाता है, एसपीएम बनाया जाता है, वो कॉपर फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उससे बनाया जाता है। तो पहली बात आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि किसको पैसेज देता है, केवल और केवल किसको पैसेज देता है बेटा, सॉल्वेंट को पैसेज देता है, सल्यूट को पैसेज नहीं देता। अब हम अगली बात करेंगे ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस हम लोग पहले बचपन से पढ़ते आए हैं। उसको पढ़ाने से पहले कोई भी चीज कहाँ से कहाँ को फ्लो करती है, हायर से लोअर पे। तो अगर हायर से लोअर पे कोई चीज फ्लो करेगी, ये हमेशा रूल है। हमने यहाँ पर ऑस्मोसिस पढ़ना है तो एक हम डायग्राम बनाते हैं, इसे देखिए। यहाँ पे हमने बीच में लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। एक साइड में हमने रखा सॉल्यूशन, जिसमें कौन कौन है बेटा, एक तो आपका सल्यूट है और कौन है, सॉल्वेंट। इसमें इस वाले सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सल्यूट है, एक सॉल्वेंट। और इसमें हमने जो रखा वो प्योर सॉल्वेंट ही रखा, प्योर सॉल्वेंट रखा है। यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और यहाँ पर इसके ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब ये बताओ, जब हम दोनों को यहाँ पे सॉल्यूशन और यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, बताओ सॉल्वेंट किधर से किधर को आएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा? अरे दोनों तरफ जाएगा भाई, सॉल्वेंट इधर भी है, सॉल्वेंट इधर भी है। एसपीएम केवल सॉल्वेंट को जाने आने देगा, सॉल्यूट को जाने आने देगा, तो इधर भी आएगा इधर भी जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, नेट मूवमेंट किधर होगा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, यहाँ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो जो नेट मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट का फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखिए, तो अब क्या कर रहे हैं कि हमें ऑस्मोसिस रोकना है। मान लो ये सॉल्वेंट इधर आ रहा, हम चाहते हैं ना है सॉल्वेंट, तो ऊपर से हमें कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि जितना ये जिस प्रेशर से इधर से आ रहा है उतना प्रेशर ऊपर से लगा दें तो ये ऑस्मोसिस होना स्टॉप कर जाए। मान लो प्रेशर हमने एडिशनल प्रेशर पाई लगाया, पाई इतना लगाए कि जिस फ्लो से नेट फ्लो से सॉल्वेंट इधर आ रहा था वो फ्लो करना बंद कर दे।
तो ये जो पाई एडिशनल प्रेशर लगाया वही प्रेशर क्या कहलाया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। कि प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड to stop the minimum pressure applied on solution side to stop the osmosis is called osmotic pressure। और वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या हुआ, पाई। तो यहाँ से ऑस्मोसिस भी क्लियर हो गई और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो बोलो। मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, कौन सा अप्लाई किया आपने, पाई। एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया क्योंकि ये दोनों सेम लग रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर में लगाया ताकि ये सॉल्वेंट फ्लो ना करने पाए, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब जरा एक चीज देखिए, पाई लगाया तो एडिशनल प्रेशर लगाया तो ऑस्मोसिस बंद हो गई। अब अगर मान लो कि पी प्रेशर हमने और लगा, मान लो इधर ही साइड में ऑस्मोसिस स्टॉप होने के बाद उल्टा हमने पी प्रेशर और लगा दिया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो अब यहाँ का सॉल्वेंट नेट मूवमेंट करने लगेगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जो आरओ सिस्टम घर में यूज होता है वो यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। वो कैसे होगा? जैसे मान लो कि ये आपका इस सॉल्यूशन की जगह हम सी वाटर ले लें, सी वाटर ले लें और ये आपका प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर ले लिया हमने। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह पे हमने यहाँ पे सी वाटर ले लिया और यहाँ पे प्योर वाटर ले लिया और बीच में एस्पीएम लगा दिया। अब हो क्या रहा है कि जैसे आप देखें समुद्र में शिप काफी दिन तक चलती रहती है, तो वहाँ पे लोग, हजारों लोग शिप में रहते हैं, तो उनको पानी पीने को कहाँ से मिले, है ना? तो वो डीसैलिनेशन करते हैं। डीसैलिनेशन कैसे करते हैं भाई? इस साइड में क्या है, सी वाटर में आपके साल्ट भी हैं, आयंस भी हैं और वाटर भी है, ठीक, सॉल्वेंट भी है। तो हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब प्योर वाटर एक साइड में लेंगे, एक तरफ सी वाटर लिए, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाए। पहले प्रेशर लगाए तो ऑस्मोसिस स्टॉप हुई, पहले सॉल्वेंट का फ्लो करना बंद किया सी वाटर में, तो उसके बाद ऑस्मोसिस स्टॉप हुई, वो हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगा दिया सॉल्यूशन साइड में, तो एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ये सी वाटर का वाटर है वो उल्टा कहाँ आने लगेगा, प्योर सॉल्वेंट साइड में आता रहेगा। और इस तरीके से हम लोग प्योरीफाई करते हैं, सी वाटर से प्योर वाटर निकालते हैं। ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस या डीसैलिनाइजेशन भी कहलाता है। यहाँ से साल्ट को रिमूव कर देते हैं, आयंस को रिमूव कर देते हैं और प्योर वाटर आपका आ जाता है। तो ये आरओ सिस्टम की बात हो गई। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जरा हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो आप जानते हैं कि वो चीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, उससे नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, उससे हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो कैसे है ये देख लीजिए। ये बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पे मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है इसकी मोलैरिटी हमने 1 लिया है, मोलैरिटी 1 लिया है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्लो करेगा सॉल्वेंट। अब हमने मोलैरिटी 2 ले ली, मोलैरिटी 2 लेने का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर हमने डबल कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स जब डबल कर दिए तो अब आप बताओ कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, यहाँ सॉल्वेंट जितना था और कम हो गया, इसका मतलब ज्यादा फ्लो करने लगेगा, ज्यादा ऑस्मोसिस होगी और ज्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता जाएगा, जितना ज्यादा इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी या कंसंट्रेशन होता जाएगा, मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता जाएगा, ऑस्मोसिस उतनी ज्यादा होती रहेगी और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोलैरिटी, और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो ये बनेगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी, और अगर हमें कांस्टेंट लाना है तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो गई। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन बाई वी लीटर में इनटू आर टी।
और या पाई वी इज इक्वल टू nRT। अगर आप देखें तो गैस लॉ में आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है जिसकी जो यूनिट होती है 0.082, R की जो यूनिट होती है यहाँ पे R की वैल्यू होती है कांस्टेंट की 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आया है, यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम है सॉल्यूशन कांस्टेंट। हमने इसे गैस में पढ़ा था तो गैस कांस्टेंट था, यहाँ पे ये हो गया सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है। बोलो यहाँ पे बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आप अपना लिख लीजिए। तो यहाँ पे सारी बात ये है कि पाई इज इक्वल टू mRT या CRT, मोलरिटी की जगह कभी कभी कंसंट्रेशन C लिखा होता है तो mRT या CRT हो गई। अब आप देख सकते हैं पाई इज इक्वल टू m मोलरिटी या m/v * RT कर दिए, पाई v इज इक्वल टू nRT एकदम उसी के पैरेलल हो गया, PV इज इक्वल टू nRT जो हम लोग गैस लॉ में क्वेश्चन किए थे। R की वही वैल्यू होगी जो वहां पे यहाँ पे गैस कांस्टेंट था, यहाँ पे R सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गया, वैल्यू वही सेम रहेगी। और अगर बेटा वैल्यू सेम रहेगी तो अब आप एक चीज देखिए, समझिएगा। R की यूनिट क्या है? लीटर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब वॉल्यूम किस में होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। प्रेशर किस में होगा? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में। और टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। और T तो तुम्हारा जो R है वो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर। तो अगर R की ये यूनिट रख रहे हो तो वॉल्यूम को लीटर में, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में करना ही पड़ेगा, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और n क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो n इज इक्वल टू तुम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो, एटम एटॉमिक वेट लिख सकते हो। यहाँ पे बात समझ में आई। अब प्रेशर की डिफरेंट यूनिट दी होती हैं तो उसका हम आपको कन्वर्जन फैक्टर भी सिखा देते हैं। वो कन्वर्जन फैक्टर आप देख लीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर 1.01 बार होता है, या 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल भी कहते हैं, 1.01 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, 760 mmHg का भी होता है, 760 टॉर होता है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो जिस भी यूनिट में आपको दें आप उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा? एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके फिर इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन करिएगा, यूज करिएगा। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। ओके डन। अब बात आती है, तीन चीजें और बची कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात करना है। तो ये क्या है इसके बारे में पहले हम आपको बताएं। देखिए दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन 1, एक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मान लो इसका हमने कहा पाई 1 और इसका कहा हमने पाई 2, अगर पाई 1 और पाई 2 सेम है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक या आइसोमोटिक या आइसोऑस्मोटिक। ठीक है। अच्छा आप जानते हो कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है? mRT। जनरली हमें आइसोटोनिक में टेम्परेचर हम लोग सेम ही लेते हैं, तो बेटा R और T क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसका मतलब M1 इज इक्वल टू क्या हो गया? M2। बोलो ठीक है। और M1 क्या होता है? M होता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसका मतलब N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन
V2। तो ये पहला केस था। अगर कहीं आइसोटोनिक वर्ड क्वेश्चन में आता है तो इसका मतलब टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसको आइसोमोटिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, डिपेंड करेगा कि क्या है। तो एक तो हो गया बेटा आइसोटोनिक। अब बात आती है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो इसके बारे में भी देख लीजिए, ये भी आपको बताते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है इसको देखिए। मान लो सॉल्यूशन 1 इसका π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम है, π1 इज लेस देन π2, तो ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। ठीक। और अगर π1 इज ग्रेटर देन π2 हो जाए तो ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। इसका मतलब अगर रिफरेंस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन सॉल्यूशन से कम आता है तो वो रेफरेंस सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक। अगर रेफरेंस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन सॉल्यूशन से ज्यादा आता है तो वो रेफरेंस सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो इस तरीके से बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की जितनी भी बातें थी वो हमने आपको कंप्लीट कर दी। अब एक दो न्यूमेरिकल हम करा लेते हैं, उसको फिर आप देख लीजिए, फिर आपका हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमने आपको देखिए, एसपीएम क्या है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये सारी बातें हो गई और यही सारी बातें ही पूछी जाती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले इसका फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू mRT, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, पाई v इज इक्वल टू nRT, या पाई v इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। जिस फॉर्म में पूछा जाए उस फॉर्म में आप इस पे कर सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लिखना शुरू करिए बेटा जल्दी से। ये फार्मूला लिख लिया हम, फार्मूले को न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। तो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके थी, इस पे लिखिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% weight by volume, 5% weight by volume urea solution at 27 degree centigrade। 5% weight by volume urea solution at 27 degree centigrade। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले बेटा ये ABCD है, मैंने कहा था जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन पार्ट 1 है उसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। सॉल्यूशन पार्ट 1 में हमने कंसंट्रेशन टर्म आपको सिखाया था। जब भी इस तरह का केस आए तो आप एक डिब्बा बना लेंगे, उस डिब्बे में लिखेंगे सॉल्यूट, उसमें होता है सॉल्वेंट, मिलाया तो बनेगा सॉल्यूशन। ट्रिक आप वहां पे देख लीजिएगा, सब हमने आपको बताया है। जैसे स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, यूरिया, तो सॉल्यूट कौन है बेटा, यूरिया है। ठीक है, सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया तो वाटर मान लो। स्टार्टिंग से लिए सबसे पहले 5 लिखा है, परसेंट लिखा, तो यहाँ पे लिख दो 5% का मतलब यहाँ पे 100। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वेट नीचे वालों, तो ऊपर अगर हम ग्राम ले तो ये ml हो जाएगा, तो ये हो गया 5 ग्राम और ये हो गया 100 ml। इस 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर होगी। 100/1000 करोगे तो 0.1 लीटर। क्यों हमने किया, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में लेना होगा आपको, लीटर में, तभी आर की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0.08213। बोलो ठीक है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जरा देखिए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कांस्टेंट है, पता हो गई। टेम्परेचर कितना है 27, मतलब टेम्परेचर हो गया आपका 300 केल्विन। ठीक है, वॉल्यूम हो गया 0.1 लीटर। आपको वेट दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम है, 5 ग्राम है।
यूरिया है, यूरिया हम बार बार बता रहे हैं, यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ और आपका सुक्रोज हुआ, ये सब इनके मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं 60, 180 और 342, ये आपको कई बार बता चुके हैं। तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 60। कौन सा फार्मूला लगाओगे, पाई निकालना है तो पाई v इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी लगा दीजिए। पाई निकालना है, वॉल्यूम की जगह पे 0.1 ले लीजिए, इज इक्वल टू वेट कितना दिया गया आपको 5, मॉलिक्यूलर मास 60, आर की जगह 0.082 और टेम्परेचर ले लिया 300। यहाँ से पाई निकाल लीजिएगा, जो वैल्यू आई आंसर किसमें होगा, एटमॉस्फेयर में। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए एक सवाल आइसोटोनिक का भी करा देते हैं, फिर आपको ये वीडियो स्टॉप करेंगे और अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हम लोग अगला जो है इसमें 1/2 फैक्टर उसकी वीडियो बनाएंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। डन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। 5% weight by volume solution, 5% weight by volume solution of unknown solute, of unknown solute is isotonic with 6% weight by volume of glucose solution at constant temperature. Find out molecular mass of the solute. इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। बेटा इसके सवाल आप जब तक कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ोगे कतई नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। चलिए देखिए 5% वेट बाय वॉल्यूम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, डिब्बा बना लेंगे। डिब्बा बना लिया, इसमें हमने लिया सल्यूट, मिलाया इसमें सॉल्वेंट, तो क्या बनेगा सॉल्यूशन। एकदम उसी के पैरेलल 5% यहाँ पे लिखेंगे, 5% है तो यहाँ पे लिखेंगे 100। वेट बाय वॉल्यूम तो इसे हमने किया ग्राम और इसे हमने क्या किया ml, ये हो गया 0.1 लीटर, तुरंत इसको लीटर में बदल लिया। ठीक है, अगले पास यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसके लिए हम फिर से वही चीज, यहाँ पे हमने लिया सल्यूट जो कि है ग्लूकोज, मिलाया सॉल्वेंट, तो क्या बना सॉल्यूशन बना। 6% है तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 100। वेट बाय वॉल्यूम है तो यहाँ लिखा ग्राम और यहाँ पे लिखा ml। वेट बाय वेट होता तो यहाँ ग्राम लिखते तो यहाँ भी ग्राम होता, क्योंकि ये वॉल्यूम ml में इसको 0.1 लीटर कर दिया, तो 1000 से डिवाइड करके वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अननोन सॉल्यूट है ये ग्लूकोज के सॉल्यूशन से आइसोटोनिक है, इसका मतलब π1 इज इक्वल टू क्या है π2 है। आइसोटोनिक में हम बता ही चुके हैं कि क्या होता है π1 इज इक्वल टू π2 होता है। अब जरा एक बात देखिए, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर इनटू टी, पाई इनटू वी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर इनटू टी। अब जरा देखिए, क्या अगर हम बात करें तो कांस्टेंट पहले हटा लीजिए, कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या दोनों में वॉल्यूम देखो 0.1 लीटर 0.1 लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। से आइडेंटिकल टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो अब बताओ बचा क्या, π1 इज इक्वल टू पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है। क्योंकि दोनों में यहाँ पे क्या है v भी कांस्टेंट है, तो या ऐसे भी कर लो, उस तरह से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हो गया m1 इज इक्वल टू m2। कैसे, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू mRT, r कांस्टेंट है t कांस्टेंट है, पाई इज इक्वल टू m1, तो पाई 1 की जगह m1 यहाँ पे m2, ये क्या हुआ m1 अपॉन v1 इज इक्वल टू
N2 अपॉन V2। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो क्या बचा, N1 इज इक्वल टू N2। इसका फार्मूला क्या हुआ, वेट 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1, वेट 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2। चलिए इसका वेट है कितना, 5 ग्राम, ये आपको निकालना है। इसका वेट 2, ये 6 ग्राम। और फिर ग्लूकोज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मॉलिक्यूलर मास आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे आपने कितना रख दिया, 180, और यहाँ से आप जो है मॉलिक्यूलर मास M1 निकाल लोगे, जो वैल्यू है ग्राम पर मोल, ये आपका यूनिट लिखना होगा। और इस तरीके से हमने बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आज खत्म कर दी। अब हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वन हाफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।